तो जो आज हम जो अपने साइंस का जो 10th क्लास की जो साइंस है उसका चैप्टर 4 के आगे कंटिन्यू करते हैं कार्बन और इसके यौगिक में। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे बच्चों, नाम पद्धति के बारे में। नामकरण जैसे हम बोलते हैं बच्चों को, जब छोटे बच्चे होते हैं उनका नाम रखते हैं कि क्या पे निकले जो भी है। तो इस तरह से हम कार्बन और इसके यौगिकों में नेमिंग कैसे की जाती है, कैसे किसी कार्बन के यौगिक का नाम लिखा जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो नाम पद्धति को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना होगा, जैसे कि विषम परमाणु। तो बच्चों विषम परमाणु क्या होते हैं, जैसे मैंने डेफिनेशन लिख दी है और मैं समझा दूंगी भी। क्या होते हैं कि कार्बन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व मौजूद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम परमाणु। क्या मतलब है बच्चों इसका, कि जो भी हमारे कार्बन के यौगिक है, हमने कार्बन के यौगिक जो पढ़े थे वो कौन से पढ़े, जैसे कि हमने पढ़ा CH4 पढ़ा, ठीक है। CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन या मैथेन, ठीक है। तो इसमें ये कार्बन और हाइड्रोजन है। हमने पढ़ा इथेन के बारे में, C2H6 होता है। हमने पढ़ा प्रोपेन के बारे में, C3H8। ये भी तो नेमिंग थे जो हमने पढ़े थे पहले, ये भी तो नेमिंग ही तो थी ना, कि हम एक कार्बन के लिए मैथ प्रोड्यूस कर देते हैं और अगर हमारे पास एल्केन है तो हम उसके आगे A लगा देते हैं, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से हमने इनको पढ़ा था। तो बच्चों अब हम बात करें विषम परमाणु की। ये तो सब इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई तत्व मौजूद हो, कार्बन हाइड्रोजन, देखो कार्बन यौगिक में ये क्या है, कार्बन यौगिक है, इनके अंदर कार्बन एवं हाइड्रोजन के अलावा, यानी ये तो हुई, और इसके अलावा कोई दूसरा तत्व मौजूद हो, तो उस तरह से जो हमारे यौगिक बनेंगे उनको हम बोलेंगे, मतलब जो भी नया तत्व ऐड होगा दूसरा, उस तत्व को हम क्या बोलेंगे, विषम परमाणु, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि विषम परमाणु हो सकता है कि हमने इसका एक H को हटा दिया, माइनस मतलब इसमें से H को निकाल दिया, उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, उसको हटा के हमने सपोज करो कि Cl ग्रुप लगा दिया, क्लोरो, हमें पता है क्लोरो होता है, तो क्या बन जाएगा, एक H हट गया और एक Cl लग गया, तो हमारे पास ये बन गया CH3Cl। तो उसमें Cl क्या बच्चों, विषम परमाणु, ठीक है। हो सकता है कि हमने इसका एक H हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया OH ग्रुप, तो हमारे पास रह जाएगा C2H5 और OH, यानी कि इसमें ऑक्सीजन क्या है, विषम परमाणु। तो इस तरह से कोई भी हो सकता है, हो सकता था इसमें हमने एक H हटा दिया और उसकी जगह पे हमने लगा दिया Br, तो हमारा बन जाएगा C3H7। तो अब हमें, अब हो सकता है तुम्हें समझ में आ गया हो कि विषम परमाणु क्या होता है, कि जो भी हमारे कार्बन के यौगिक है ये भी हो सकते हैं, इसके अलावा हमने बताया था लाखों की संख्या में कार्बन के यौगिक संभव है, और उन लाखों यौगिकों में भी अगर हम किसी भी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें, प्रतिस्थापित का मतलब उसको हटा दें और उसकी जगह पे दूसरा तत्व हम ऐड कर देते हैं, तो उस तरह से जो भी तत्व नया ऐड होगा, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन होगा, कोई भी नया तत्व होगा, उस तत्व को हम बोल देंगे विषम परमाणु। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी ना, तो विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था, कि उसमें भी हमने देखा था कि जैसे कि कॉपर सल्फेट है और उसके अंदर हमने आयरन डाल दिया, तो क्या बन गया, FeSO4+Cu, यानी कि मैंने बताया था जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह से अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, तुम्हारी बुक की लैंग्वेज बताया, तुम्हारी बुक में जो लिख रखा होगा उसमें क्या होगा कि अगर एक हाइड्रोजन है उसको कोई दूसरा तत्व प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित का मतलब वही है, विस्थापित कर देता है, एक ही चीज है कि अगर इसको कोई दूसरा तत्व विस्थापित कर देता है तो उस तरह से एक नया यौगिक बन जाता है, नया कंपाउंड बन जाता है। तो ये हमने पढ़ा विषम परमाणु के बारे में, समझ में आ गया सबको, विषम परमाणु ये होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। तो प्रकार्यात्मक समूह पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि ये जो प्रकार्यात्मक समूह वो क्या करते हैं, यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर हम बता दें, जैसे ये प्रकार्यात्मक समूह है, जो भी हमने इसमें जो नई चीज ऐड की हम पढ़ेंगे डिटेल में, वैसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ये सभी क्या है, प्रकार्यात्मक समूह। ये क्या करते हैं, यौगिक हमारे
यौगिक क्या चीज होती है? जैसे कार्बन हाइड्रोजन को मिलके जो भी हमारा बना है उसको हम यौगिक बोलते हैं, योग से जो बना, ठीक है। तो जो भी यौगिक बनते हैं इस तरह से वो क्या करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह क्या करते हैं, इन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। और ये गुण किस पर डिपेंड करते हैं? ये गुण श्रृंखला की लंबाई व प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। देखो इस लाइन का मतलब समझो, मैंने बताया है। सपोज करो हमारे पास था CH3Cl, इसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? क्लोरो, ठीक है। अगर हम एक कार्बन ले लें दूसरा, इससे अगले वाला C2H5Cl, यानी कि इथेन का एक H हटाकर और उसकी जगह हमने Cl लगा दिया, तो ये बन गया C2H5Cl। अगर हमने इसका एक H हटा दिया तो क्या बन गया? C3H7Cl, और ऊपर क्या था? CH3Cl। तो और इससे आगे भी हो सकता था C4H, कितना होगा? 9 और Cl। तो ये सभी क्या है? सभी के अंदर प्रकार्यात्मक समूह सेम है, लेकिन क्या है, जो हमारी श्रृंखला है उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। पहले एक कार्बन था, 2 कार्बन था, 3 था, 4 था। यानी प्रकार्यात्मक समूह में मेरी लाइन को समझो जरा कि ये क्या कहता है कि एक तो ये कोई भी समूह होगा, ये किसी भी यौगिक को विशिष्ट गुण प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और क्या करेगा? ये गुण श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। मतलब कि जैसे एक कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन इसके जो मेन जो गुण होंगे, जो प्रकार्यात्मक समूह की वजह से जो गुण होंगे वो सभी का सेम होगा। मतलब कितनी लंबाई बढ़ जाए, बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे ये सभी के गुण, जो रासायनिक गुण है वो सबके समान है। अगर हम और भी को ले सकते थे, जैसे हम और ले सकते हैं, जैसे CH4 है, उसके एक H को हटा के हमने OH ग्रुप लगा दिया, OH। इसके अंदर OH क्या है? प्रकार्यात्मक समूह। अगर एक वाला है तो क्या होगा? 2 है तो क्या होगा? C2H5OH होगा। अगर 3 है तो C3H7OH होगा। अगर 4 है तो क्या होगा? C4H9OH होगा। तो बच्चों इसमें प्रकार्यात्मक समूह क्या है? OH। यानी कि जो एक खास बात और भी रह गई थी इसके अंदर जो मैंने लिखी थी प्रकार्यात्मक समूह में, कि इनके अंदर जो भी हमारा प्रकार्यात्मक समूह होगा उसके अंदर एक न एक विषम परमाणु जरूर होगा। जैसे कि Cl है, इसके अंदर OH है, और भी हम देखेंगे Br होगा। यानी हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर कोई दूसरा तत्व जरूर मौजूद होगा इसके अंदर जो कि कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो प्रकार्यात्मक समूह में हम जो वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे सिलेबस में 4-5 है, वो मैं तुम्हें करवा दूंगी स्टेप के बाद। 11th में तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे, जो बच्चे साइंस लेंगे, यानी कि बेसिक चीज होगी उसके लिए। तो फिलहाल तुम इतना अंडरस्टैंड कर लो कि जो प्रकार्यात्मक समूह है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इंग्लिश में पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शन का मतलब होता है काम। इंग्लिश में फंक्शन का मतलब, इसकी जो हिंदी होती है फंक्शन की काम होती है, मतलब यही विशिष्ट कार्य करे। प्रकार्यात्मक समूह ही क्या होगा? जो भी है, जो भी इस यौगिक के जो गुण हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे? प्रकार्यात्मक समूह के ऊपर डिपेंड करेंगे, ये इसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक तो दोबारा से समझ लो, इसको हेटेरोएटम भी बोलते हैं। विषम परमाणु का दूसरा नाम होता है हेटेरोएटम। हेटेरो मतलब डिफरेंट, यानी कि अलग, जो होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, उससे अलग अगर कोई भी तत्व मौजूद होगा कार्बन के यौगिकों में तो उनको हम बोल देंगे विषम परमाणु। और प्रकार्यात्मक समूह हमारा क्या हो जाएगा? जो कि ऐसे समूह होते हैं ये, जो कि एक तो खास बात इसमें और क्या बताई, इसके अंदर एक ना एक विषम परमाणु जरूर मौजूद रहता है। और इसके जो यौगिक के जो गुण हैं, ये जो प्रकार्यात्मक समूह है, ये सभी क्या करते हैं? यौगिक को विशिष्ट गुण, स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और ये गुण क्या? श्रृंखला की लंबाई पर और उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ठीक है।